राम राम जी सभी भाइयों को। मेरा नाम दिग्विजय और आपका स्वागत है बाबा की खरी खोटी चैनल पे। और आज फिर से मेरे गेस्ट हैं बाबा रामदास जी। बाबा जी राम राम। जय हो, जय श्री राम। और बाबा जी मौज काट रहे हो? कच्चे काट रहे हैं भाई। कभी पहलवान की डाल रिटायर हुए कई सारे हो रहे पर मौज नहीं की बाबा जी। चलो हाँ जी, अगला। बाबा जी हरियाणा का इलेक्शन बीत गया, हाँ। सेंटर का भी बीत गया। अगले 5 साल तो ये भाजपा को खुली मौज करेगी और कांग्रेस का कहीं नामो निशान नहीं है, ना हरियाणा में ना सेंटर में। बहुत दिनों से देश की बेटियों ने जो धरना दे रखा था, उस वजह से एक आदमी को जैसे सांड की नाक में नकेल डाल के नहीं कस के रखा जाता है और छूटने नहीं देते हैं, सेम वो हाल कर रखा था बीजेपी ने नेताजी बृजभूषण शरण सिंह का। क्योंकि तब विनेश फोगाट देश की बेटी थी और दीपेंद्र हुड्डा और उनके पिता श्री भूपेंद्र हुड्डा जी ने इस मुद्दे को देश की बेटी करके खूब हाईलाइट किया, जिससे बीजेपी बैकफुट पे थी और नेताजी को सख्त आदेश थे कि आपने कोई गलत बयानबाजी नहीं करनी है। सब कुछ उनके पक्ष में था। WFI का इलेक्शन हुआ और उनकी लॉबी के संजय सिंह प्रेसिडेंट बने, पर दबदबा था, दबदबा है, दबदबा है, रहेगा। इस एक नारा की वजह से दीपेंद्र और भूपेंद्र हुड्डा ने खूब बीजेपी को आड़े हाथ लिया और पूरी कांग्रेस ने सोशल मीडिया से लेके न्यूज चैनल्स पे खूब उल्टे सीधे बयान दिए, ये तो देश की बेटियों के साथ मजाक है। फिर वो देश की बेटी विनेश फोगाट कांग्रेस की गोद में जा बैठी और कांग्रेस की तरफ से इलेक्शन लड़के आज MLA हैं। बाबा जी इलेक्शन बीत गया, अब मेरे इन धरनाजीवी साथियों का क्या? बड़ा गंभीर प्रश्न पूछ लिया पहलवान जी जी कि अब धरनाजीवियों का क्या होगा। जी एक बहुत पहले, आज से 40-45 साल पहले एक फिल्म आई थी, उसका नाम था 36 घंटे। सुनील दत्त ने जो जिंदगी में एक दो विलेनियस रोल किए हैं, उसमें वो विलेन बने थे। हीरो थे राजकुमार। तो ये एक डकैतों का ग्रुप है जो कि एक एडिटर है राजकुमार, उसके घर में घुस जाते हैं और उसके परिवार को बंधक बना लेते हैं, डैनी, सुनील दत्त वगैरह। जी अब राजकुमार को मालूम है कि मेरे घर में 2 डकैत हैं जिन्होंने पिस्तौल जो है वो मेरी पत्नी के, मेरे बच्चे के जी 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 कनपट्टी पे लगा रखी है। तो उस फिल्म का एक बड़ा मजेदार डायलॉग है। एक ऐसी स्टेज आती है तो राजकुमार बोलता है, जानी मेरा तुम्हारा हिसाब तो उस दिन होगा जिस दिन मेरे सिर पे कोई बोझ नहीं होगा और तुम्हारे हाथ में ये पिस्तौल नहीं होगा। तो वो दिन अब आ गया है जब नेताजी या बीजेपी, नेताजी के सिर पे तो तब भी कोई बोझ नहीं था, बीजेपी के सर पे कोई बोझ नहीं है और धरनाजीवी गैंग के हाथ में पिस्तौल नहीं है। अब चूंकि हरियाणा के चुनाव हो चुके हैं, लोकसभा के चुनाव हो चुके हैं और बीजेपी की मजबूरी पता है क्या थी? यह जानते हुए कि आरोप झूठे हैं, ये जानते हुए कि इन आरोपों के पीछे क्या राजनीति है, क्या घिनौनी राजनीति है, सच्चाई क्या हुई है, चार्जशीट में क्या है, जांच में क्या निकला है, इसके बावजूद बीजेपी डिफेंसिव थी और उनकी ट्यून पे नाच रही थी। मतलब ब्लैकमेलिंग की इंतहा थी कि इन धरनाजीवियों ने सरकार से और बीजेपी के बड़े नेता से यह आश्वासन ले लिया था कि ठीक है भैया, कुश्ती संघ तुमको दे देंगे। नेताजी से स्पष्ट कहा गया कि अध्यक्ष पद और महासचिव और एक पद और,
ये 3 पद इन धरनाजीवियों को दे के बवाल खत्म करो। नेताजी ने पता है क्या जवाब दिया था? गर्दन काट लीजिए मेरी, अध्यक्ष पद नहीं दूंगा। अगर कुश्ती का अध्यक्ष पद दे दिया, इसका मतलब मैंने जनता में स्वीकार कर लिया कि हाँ मेरी गलती है, मैंने गलती की है, मैं वाकई दोषी हूं, और मैं ये कलंक लेके समाज में नहीं जीऊंगा जी, मर जाऊंगा, कलंक नहीं अपने माथे पे लूंगा। और एक बात बताऊं आपको, इस देश में नहीं, इस दुनिया में कितने लोग हैं जो मोदी अमित शाह के मुंह पे उनकी आंख में आंख डाल के सामने बैठ के उनको किसी बात के लिए मना कर सकते हैं? कितने हैं? पुतिन और बाइडेन की और इनकी औकात है? नहीं, पुतिन की औकात नहीं है कि मोदी जी को या अमित शाह को डिक्टेट कर दे और मान जाए, डिक्टेट कर दें, है ना जी। बीजेपी हाईकमांड की आंख में आंख डाल के मना किया था, नहीं, अपने उन्होंने कहा कि चलिए कुछ, फिर बीच का रास्ता निकाला गया कि चलिए कोई ऐसा रास्ता निकाल लीजिए जिससे हमने वादा कर दिया है। तो एक और बड़ी मजेदार बात कही थी कि पार्टी ने मुझे प्रसाद स्वरूप नहीं दी है फेडरेशन। सोनिया गांधी के जमाने में दीपेंद्र हुड्डा को हरा के फेडरेशन का चुनाव जीता था जी, चुनाव जीत के सिटिंग सीएम का बेटा। हाँ, जबकि भूपेंद्र हुड्डा की हाँ सीएम थे हरियाणा। हाँ, जबकि हरियाणा में सरकार थी और केंद्र में मनमोहन सिंह की सरकार थी, तब चुनाव हरा के मैंने फेडरेशन जीती है। भाजपा ने मुझे कोई प्रसाद स्वरूप नहीं दी है जी, नहीं दूंगा। तो फिर एक कॉम्प्रोमाइज के तौर पे जो फेडरेशन का चुनाव हुआ तो उसमें मिस्टर पीसी लोहचप को जनरल सेक्रेटरी का एक पद चलो दे दिया, और ये देवेंद्र कात्यायन जो अभी निर्दलीय चुनाव जीते हैं, मन्नत ढाबे वाले जी, जी, इनको एक पद दे के ये कॉम्प्रोमाइज हुआ था। और चुनाव होते ही अगले दिन फिर सस्पेंड करवा दी, क्योंकि वो चलिए जोश जोश में हो गया था, दबदबा है, दबदबा रहेगा। लेकिन दबदबा तो है, अब रहे ना रहे वो अलग बात है, फ्यूचर किसने देखा है। आज दबदबा आज है ना, आज है, और अगले 4.5 साल, अगले 4.5 साल भी रहेगा। नहीं क्यों, मैं तो कहता हूं अगले 40 साल रहेगा। नहीं, कम से कम हम तो, जिस आदमी ने गलत काम नहीं किया उसका दबदबा क्यों नहीं रहेगा। अच्छा आइए, अब आ जाइए, अब भाजपा पे कोई बोझ नहीं है और इनके हाथ में कोई पिस्तौल नहीं है, हिसाब तो अब होगा। अच्छा अब क्या होगा? अब आपके सब जनता के मन में एक जिज्ञासा होगी ना कि भैया उस मुकदमे का क्या हुआ, वो जो मुकदमा चल रहा था कोर्ट में उसका क्या हुआ? तो भैया उस कोर्ट के मुकदमे का स्टेटस ये मान लो कि पिछले 6-7 महीने से 8 महीने से इनकी जो सीनियर वकील है रेबेका जॉन खुद जाती नहीं है, उसने सुनवाई पे जाना तक छोड़ दिया है। सिर्फ एक जूनियर उसका आता है और तारीख लेके चला जाता है। और अब चूंकि चुनाव हो गया तो अब मुकदमा जो है फास्ट ट्रैक पे अब आएगा, और मुझे ऐसा लगता है कि अब अगले 3 से 6 महीने के अंदर उस मुकदमे का फैसला हो जाएगा। उस मुकदमे का मेन जो की पॉइंट्स हैं वो ये हैं कि 6 कंप्लेनेंट्स हैं जी, 6 में से 4 कंप्लेनेंट्स ने जो कंप्लेंट लिखाई है उस दिन एक्यूज्ड यानी कि ब्रजभूषण शरण सिंह दिल्ली में है ही नहीं, और जो बाकी 2 कंप्लेंट्स हैं उसमें उन्होंने ये लगाया बैड टच किया। अब किया कि नहीं किया उसकी कोई गवाही नहीं है। अच्छा बैड टच कहां किया? सब एक स्टेडियम में जिसमें हजारों लोग हैं, जहां सैकड़ों कैमरास हैं, फोटो खिंचाते समय एक लड़की ने आरोप लगाया कि जब
ग्रुप फोटो हो रहा था तो पीछे से मुझे बैट टच किया। ऐसे छिछले जिनका कोई प्रूफ नहीं है, ऐसे घटिया आरोप कोर्ट में स्टैंड नहीं करेंगे। अच्छा, तब तो बिल्कुल स्टैंड नहीं करेंगे भाई। 6 लोगों ने मिलकर एक व्यक्ति पे आरोप लगाए, 6 में से 4 के आरोप सरेआम झूठे निकल गए, 4 लोग झूठ बोल रहे हैं, तो डिफेंस काउंसिल तो 1 मिनट में धज्जियां उड़ा देगा ना कि एक व्यक्ति को राजनीतिक रूप से परेशान करने के लिए, एक राजनीतिक दल को परेशान करने के लिए और फेडरेशन पे कब्जा करने के लिए, राजनीतिक हित साधने के लिए एक व्यक्ति को मोहरा बनाया गया, एक व्यक्ति पर झूठे आरोप लगाकर राजनीति की गई। डिफेंस काउंसिल इसको बहुत इजीली प्रूव करके ले जाएगा। और देखो भाई, ऐसे केसेस में जब ताजा ताजा केसेस होते हैं तो एक जो विक्टिम है उसका मेडिकल और फोरेंसिक एविडेंस बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ये इंपॉर्टेंट। इस केस में ऐसा कुछ है नहीं, ये कंप्लेंट्स 5-5 साल पुरानी है, क्योंकि ये मी टू टाइप के आरोप थे। अच्छा, दूसरी एक चीज है कि पब्लिक में इन आरोपों की पोल खुल चुकी। इस हरियाणा के चुनाव में पब्लिक ने इन आरोपों को खारिज किया। आम जनता ये मान के चल रही थी यार झूठ है सब। तो भैया, जनता की अदालत में आपके आरोप फेल हो चुके हैं। दूसरी चीज, इन्होंने विक्टिम प्ले करने की एक इंतहा हो गई। स्पेशली सारा देश तब देख रहा था जब इन्होंने आरोप लगाने शुरू किए कि जी मेरा वजन बढ़ गया, मोदी ने साजिश कर दी, नीता अंबानी चाहती तो मेरी हेल्प कर सकती थी। क्या हेल्प कर सकती थी? मैं इसी का आने वाला था। हाँ बताइए। पूर्वांचल में एक शब्द है थेथरई। हाँ, तो जो थेथरई करे वो थेथर। अब उसको हिंदी या हरियाणवी में क्या बोलेंगे? नहीं, वो पब्लिक समझती है। थेथर का वर्ड पब्लिक सारे देश समझता है। जिस दिन विनेश फोगाट ने चुनाव प्रचार के दौरान पीटी उषा का नाम अपने मुंह से लिया था, वो आई और उन्होंने कैसे बिना मुझसे पूछे फोटो खिंचाई। हाँ, और फिर बाद में विनेश ने 2-1 दिन बाद फिर एक बयान दिया कि नीता अंबानी क्या नहीं कर सकती थी। हाँ, एक तो विनेश फोगाट को ये बहुत बड़ी गलतफहमी है कि ऐसी कोई राजनीतिक घराने की महिला जो वहां पे आपके साथ गई है या कोई है उनका सिस्टम है, तो वो इन्फ्लुएंस करके और वर्ल्ड ओलंपिक एसोसिएशन या इंटरनेशनल ओलंपिक एसोसिएशन को वो इन्फ्लुएंस करके आपको मेडल दिला देंगी। इनको बहुत बड़ी गलतफहमी है। नहीं, ऐसी टुच्ची आकांक्षा करना ही, एक्सपेक्टेशन पालना कि चूंकि भाई वो बहुत इन्फ्लुएंशियल लेडी है इसलिए मेरा ओवरवेट मुझे डिस्काउंट दिला देगी, है ना। ये तो वो बात होगी ना, भाई साहब हमारा आदमी है, थोड़ा सस्ता ला लियो। यही होता है ना, हमारा आदमी थोड़ा सस्ता ला लियो। अच्छा, हमारी पहलवान ने थोड़ा 100 ग्राम की छूट दे दी हो। आप लोगों ने ध्यान दिया नहीं दिया, आपको याद है विनेश की एक फोटो आई थी जिसमें ऐसे बैठी हुई ऐसे करके और एकदम हताश। हाँ हाँ हाँ, उसमें बाल बढ़े हुए। ध्यान दीजिए उस फोटो पे कभी। बाल इसने बाद में कटाए। 100 ग्राम बाल तो अगर गंजी हो जाती तो आराम से 100 ग्राम से ज्यादा बाल थे सर। एक्चुअली ओवरवेट ज्यादा थी। देखिए क्या है कि उस दिन का सिनेरियो क्या था, मुझे अंदर की कहानी जो कोचेस वहां मौजूद थे उन्होंने बताई है जी। सुबह लगभग 6:45 बजे, 7:30 बजे अंतिम पंगाल का वजन था, 7:15 बजे। ठीक है जी। तो विमेंस के चीफ कोच और विमेंस की जो असिस्टेंट कोच थी और अंतिम पंगाल जब वेइंग इन वाले हॉल में पहुंची हैं तो वहां पे इंडियन कॉन्टिनेंट के इसके पर्सनल स्टाफ ये सब वहां पर बदहवासी की हालत में मौजूद थे।
इसका पर्सनल कोच, पर्सनल फिजियो, इसका डाइटिशियन और जो इसका पर्सनल स्टाफ। हाँ, वॉलर हाँ सारे। तो वहां पे जो माहौल था, तो चीफ कोच ने पूछा क्या हुआ, बोला जी विनेश का वजन नहीं आया। और वहां पे विनेश जो है ना, बहुत वही वो फोटो एक कोने में ऐसे करके बैठी हुई थी और इसको उल्टियां सी, मतलब इसकी वॉमिटिंग करने का इसका मन कर रहा था, नौसिया वॉमिटिंग, इस टाइप का जो माहौल होता है, डिहाइड्रेटेड पर्सन जो थोड़ा सा है ना, वो भी हो चुका है। तो कोच साहब गए, उन्होंने उसको दिलासा दी, कोई नहीं बेटा, कोशिश कर, अभी टाइम है, 15 मिनट बाकी थे, उल्टी कर ले, कुछ कर ले। तो वो बोली जी मेरे अंदर से कुछ निकल ही नहीं था, पसीना आना रात को 2 बजे ही बंद हो गया था। जब इसको सोना में बिठाया है ना, तो इतनी ज्यादा बॉडी डिहाइड्रेट हो चुकी थी कि पसीना आना बंद हो चुका था, थूक नहीं आ रहा था, क्योंकि बॉडी के अंदर पानी बचा ही नहीं है, कहां से आएगा। खैर साहब, जब वेइंग इन होता है तो कोई भी स्टाफ नहीं जाता साथ में, ओनली द पार्टिसिपेंट, द रेसलर गोज फॉर द वेइंग इन। वहां पे वजन कितना आया ये कहीं किसी रिकॉर्ड में दर्ज नहीं होता, इसलिए वजन 100 ग्राम ज्यादा था या 1.5 किलो ज्यादा था, इसका कोई आधिकारिक बयान, आधिकारिक रिकॉर्ड किसी के पास नहीं। एक गेम में होता है वेटलिफ्टिंग में। वेटलिफ्टिंग में क्या होता है, अगर 2 प्लेयर्स ने सेम वेट उठा दिया तो फिर वो देखते हैं किसका 10 ग्राम फालतू का। सिर्फ वेटलिफ्टिंग में वो वेटलिफ्टिंग में वो प्रावधान, बाकी तो अप टू में करके हो जाता है। वो प्रावधान है, क्योंकि वेटलिफ्टिंग में कई बार दोनों खिलाड़ी एक ही वजन कई बार, ये तो कई बार होता है, ये तो अक्सर होता है। तो जिसका बॉडी वेट कम होता है उसको विजयी कर दिया जाता है, इसलिए वहां पे तो रिकॉर्ड बुक में वेट दर्ज होता है। यहां ऐसा कुछ नहीं था। तो यहां तो पब्लिक को जो पता लगा है वो यही है कि भाई वजन 100 ग्राम ज्यादा था। अब 100 ग्राम था कि 1.5 किलो, 100 ग्राम था कि 10 किलो था कि 5, उससे मतलब नहीं है। मुझे ये है कि विनेश फोगाट ने जो थेथरई नीता अंबानी और पीटी उषा का नाम लेके की, मोदी जी का फोन आया था, मैंने नहीं उठाया। भाई किसी ऑफिशियल फंक्शन में नहीं गई, किसी ऑफिशियल फंक्शन में आप गई नहीं। मोदी जी ने फोन किया था मेरे, तो उन्होंने बोला कि ऐसे है जी, वो हमारे फोन से बात कराएंगे, हमारे कैमरामैन होंगे, या होगा वह होगा। हाँ, मैंने इसलिए फोन नहीं उठाया क्योंकि वो रिकॉर्डिंग करेगा। अरे रिकॉर्डिंग तो मोदी जी अपने ऑफिस में बैठ के करा लेते। थेथरई इसी को कहा जाता है, इसको थेथरई बोलते हैं ना। और सबसे गंदा घिनौना बयान ये था कि मैं ओलंपिक जो गई वो प्रियंका गांधी के कारण ओलंपिक गई। ऐसा प्रियंका गांधी ने ऐसा, कोई पूछने वाला हो साई में कौन सी ऑफिशियल है? हाँ, स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री में किस पद पे है प्रियंका गांधी? टॉप्स की स्कीम की संचालिका वो है, ओजीक्यू में वो है। पिछले 10 साल आपने जो पहलवानी की है, 10 साल नहीं, 16-17 साल, नहीं, पर पिछले 10 साल तो मोदी जी रहे ना। हाँ, पिछले जब इसकी पीक परफॉर्मेंस आई है तो वो बीजेपी गवर्नमेंट में आई। हाँ, तो ये इस प्रकार के बयान देना, भाई ठीक है, राजनीति करिए, बड़ी अच्छी बात है, पर राजनीति का स्तर इतना मत गिराइए कि हाँ, कि अगर मोदी जी को फेस करना पड़े तो क्या मिलेगा फेस करना। भविष्य में कभी मोदी जी को फेस मत कीजिए, अपनी अंतरात्मा को तो कभी फेस करती होगी। लेकिन बाबा जी एक बात बताऊं जी, हाँ, अब न तो ये रही देश की बेटी, न रही ये हरियाणा की बेटी, और न ये रही ये पहलवान। अब तो खाप की बेटी भी नहीं रही। खाप की बेटी भी नहीं रही, खाप भी काम नहीं आई। अब तो कांग्रेस की बेटी हो गई। ना इनके काम आएंगे कोई किसान, क्योंकि चढ़ूनी साहब का हाल हमने देख लिया। 1470 वोट, 1180 वोट, चढ़ूनी जी का हाल हमने देख लिया, विनेश फोगाट का भी हाल देख लिया, कांग्रेस का भी हाल देख लिया। भूपेंद्र हुड्डा साहब तो मेरे हिसाब से रिटायर्ड हैं, अब अगला इलेक्शन तो नहीं लड़ेंगे, एज भी एक फैक्टर है। अब विनेश फोगाट को सपोर्ट कौन करेगा? क्योंकि सामने जिससे युद्ध है वो इंद्र के हाथी का क्या नाम था? ऐरावत हाथी से युद्ध है, और वो हाथी जिसकी नथ निकल चुकी है। महावत नहीं बैठा है ऐरावत के साथ। अब अंकुश नहीं है उस ऐरावत हाथी पे, अब अंकुश नहीं है।
नेताजी ने वो बयान दिया है ना, ये जहां जाएगी उसका विनाश कर देगी, कांग्रेस का विनाश कर देगी। अब इन पहलवानों को एक बात समझ जानी चाहिए कि ऐरावत हाथी क्या। एक 19 जनवरी को जिस दिन धरना शुरू हुआ था, उस दिन जितने पहलवान, जितने कोचेस, जितने अखाड़ा संचालक और कुश्ती जगत के जितने लोग इसके साथ खड़े थे पहले धरने में, पहले दिन, हाँ, पहले दिन उसमें से 95 क्या 99% दूसरे धरने में नहीं आए थे। उसमें से 99% लोग इनका साथ छोड़ चुके हैं। नहीं, छोड़ चुके थे उसी दिन। उसमें मैं आपको अंदर की एक बात बताता हूँ। मेरा तो एक बहुत ही क्लोज फ्रेंड से आप जानते हो, वहां पे था। तो ये गए रात को, अनुराग ठाकुर ने बुला लिया, ये मिले, उसने आश्वासन दिया, उन्होंने धरना उठा दिया। वो गुस्से थे सारे इससे, मतलब यार हम यहाँ क्या, हम क्यूटी हैं, तुमने हमें यहाँ बुला लिया, हम तुम्हारे एक कहने पे 3 गाड़ी भर के और 85 लड़के यहाँ चुपचाप चले और तुम्हारे सपोर्ट में बैठे हैं। तुमने कहा मेरे साथ ये हुआ, हमने कहा हाँ हुआ भाई, हमारी बहन है विनेश, उसने कह दिया, हमने मान लिया। और कहते हुए अगर तुमने हमसे पूछ के सारी बातें करके धरना ऑर्गेनाइज किया, हमारे से सलाह लेके, तो जब क्लोज किया धरना तो हमसे क्यों नहीं बात की? तुम रात को 2 बजे 3 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हो, पीसी करते हो और कहते हो कि धरना समाप्त जी, हमारी बात होगी सरकार से। कुछ लोग तो उस गुस्से में नहीं आए, कुछ लोगों को पता था कि अरे तो बता के तो गए नहीं थे ना कि इल्जाम लगाने क्या है। भाई मानसिक शोषण करते हैं, रौब डालते हैं, रौब झाड़ते हैं, डंडा दिखाते हैं, आग दिखाते हैं, गुरेरते हैं। यहां तक तो सब मानते हैं कि मतलब ज्यादा दबंग आदमी है भाई, डिक्टेटर है एक टाइप से। लेकिन वहां जाकर तुम यौन शोषण का इल्जाम लगाते हो। अच्छा, फिर जब तुमको कोई नहीं मिला तो खुद लगवा दिया, संगीता से लगवा दिया और 4 लड़कियां ढूंढ लाई। जब अंततः कोई नहीं था तो फिर खुद पे ले लिया है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है इनके साथ कि इन्होंने अपने जो अपने लोग थे उनको कॉन्फिडेंस में लिया ही नहीं। एक धरना ऑर्गेनाइज किया, फिर खुद ही धरना उखाड़ दिया, फिर खुद बैठ गई। 99% लोग इनसे पहले दिन ही टूट गए थे जब इन्होंने धरना खत्म किया। अब उसके बाद मैं आपको आज का हाल बता देता हूं। ये एयरपोर्ट पे आई है और बलाली तक गई है। आप ध्यान दे के बताइएगा, 1-2 पुराने कोचेस को छोड़ के, और उनमें एक कोच साहब के लिए तो मैं बताना चाहूंगा कि 105 टूर उन्होंने मारे हैं पिछले 12 साल नेताजी की छत्र छाया में। उनकी गुड बुक्स उनके बारे में कहा जाता है कि उन्होंने हवाई जहाज को ऑटो रिक्शा की तरह यूज किया। ऐसी कोई टीम नहीं थी जिसमें वो न जाते रहे। 100 से ज्यादा टूर है। अभी मैं एक जगह बैठा था तो एक व्यक्ति ने बड़ी अच्छी एक बात की, थाली हो जाओ पतीला हो जाओ पर बेटा चमचा न हो। तो उनसे बड़ा चमचा इस हिंदुस्तान की कुश्ती जगत में जो 2-4 चमचे हुए हैं उनमें एक वो चमचा है, लेकिन उस चमचाई से उनको फायदा हुआ है। 100-105 टूर मारे हैं, एक वो दिख रहे थे। और उसके अलावा मुझे तो नहीं दिखा कि पहले धरने वाला कोई कोच वहां मौजूद था, कोई पहलवान मौजूद था। 2 पुराने रेसलर्स मेल, या विनेश फोगाट, बजरंग और सोमवीर राठी। कोई रेलवेज का नहीं, कोई नेवी सर्विसेज का नहीं, कोई पुलिस का नहीं, कोई इनके साथ का नहीं, कोई इनके अखाड़े का नहीं, कोई लेडी रेसलर नहीं, कोई मौके पे नहीं आया जो पहले धरने में। तो रेसलिंग कम्युनिटी तो पूरी तरह अबैंडन कर चुकी। अब मैं आपको दूसरी अंदर की एक बात बताता हूं जो पिछले 4 दिनों में मैंने रियलाइज किया। अंडर 23 की ट्रायल्स हुए, टीम जा रही है, कोई कोचिंग कैंप नहीं लगा। इन्होंने धरना लगाया था कि हम तो इस गंदगी से, इस दलदल से बच्चों को उबार रहे हैं, बच्चों के भले के लिए। एक नए बच्चे का भला तब होता है जब उसको जॉब मिलती है। जब पिछले उसको ज्यादा से ज्यादा कंपटीशन मिलते हैं, जब कैंप्स लगते हैं। उतना ही नहीं जी, कैंप्स में वो जो डाइट है ना, एक गरीब भाई, अंतिम पंघाल के फादर कहते हैं, और आप और मैं तो ऐसे हजारों प्लेसेस जानते हैं ना कि लोगों ने अपना घर बार जमीनें बेच के बच्चों को रेसलिंग कराई। जिसमें लेटेस्ट अंतिम पंघाल के फादर अपनी जमीन बेच के बेटी को रेसलिंग कराई। तो ऐसी बेटी जब कैंप में पहुंच जाती है तो रोज 1000, 1200, 1500 रुपए की डाइट उसको मिलती है। भाई नाश्ते में दलिया, दूध, कॉर्नफ्लेक्स, जैम, ब्रेड, ऑमलेट, 5-5, 6-6 तरह के अंडे हैं, बॉइल्ड सप्लीमेंट्स अलग, उसके बाद स्पॉन्सर्स अलग, कपड़े अलग, जूते अलग, मैट शू अलग, किट अलग। उसके बाद क्या है, पैसे, स्पॉन्सर्स मिल जाते हैं, आपको टॉप स्पॉन्सर कर दे रही है। तो ऐसे कैंप्स में जाके बच्चे का पर्सनल खर्चा करीब करीब 0 हो जाता है। अब हमारे पहलवान जी लोग तो भाई
50-50 लाख की गाड़ियां रखते हैं, वो दंगली पहलवान है, पर उतना उनकी इकोनॉमी है। लेकिन एक गरीब बच्चा अगर कैंप में पहुंच जाता है तो सारा साल उसका पर्सनल खर्चा एकदम जीरो हो जाता है, डाइट का खर्चा जीरो है। जो डाइट मिलती है कैंपों में लोग सोच नहीं सकते। तीनों टाइम बढ़िया हरी सब्जी, तीनों टाइम पनीर, तीनों टाइम मीट चिकन, मटन, और मतलब एकदम रियल के डब्बे कमरों में पता चला एक्सपायर हो गए पड़े पड़े। काजू किशमिश बादाम पता चला ऊपर अलमारी में फेंके रह गए, फंगस लग गई, उनको कीड़े खा रहे हैं, उनको चींटियां खा रही हैं। 8-8 जोड़ी जूते साल भर में मिल जा रहे हैं। कोई कैंप तुम ऑर्गेनाइज होने नहीं देते, मैचेस तुम नहीं होने देते, ट्रायल तुम नहीं होने देते, कुछ नहीं होने देते। फिर कहते हो कि हम देश का भला कर रहे हैं, हम तो रेसलिंग का भला कर रहे थे। मैं आपको आज आश्वस्त करता हूं कि बहुत जल्दी यही हरियाणा और यही जाट बच्चे इनको रोड पे दौड़ाएंगे, इनको हु करेंगे। आपको मैं इनको हु करते दिखाऊंगा। लिहाड़ी देते हैं ना जो, मैं आपको दिखाऊंगा कि कैसे हरियाणा का एक एक पहलवान इनको देख के किलकी मारेंगे, किलकी नहीं मारेंगे, इनको गालियां देंगे, इनको भगाएंगे, अपने अखाड़े में गुजरने नहीं देंगे। और मैंने बोला ना, अब बीजेपी पे कोई बोझ नहीं है। अब तक तो बीजेपी ने गैग ऑर्डर लगा रखा था ना, मुंह पे टेप चिपका रखी थी नेताजी के। 6 महीने में मुकदमे का फैसला आने दो, असली गेम तो उस दिन शुरू होगा। नहीं, ये थेथर है, ये तो एकदम नाक रगड़ के माफी मांग लेंगे। भाई अरविंद केजरीवाल ने मजीठिया जी से माफी मांगी थी, मजीठिया ने दे दी ना माफी। हाँ, अरुण जेटली ने माफी दे दी, संघ से माफी मांगी, राहुल गांधी ने, संघ ने माफी दे दी, नेताजी माफी नहीं देंगे। तो ये थेथर है, लथेरों की तरफ पड़े रहेंगे वहां रोड पे, मैं माफ कर दो, जब से गलती होगी जी, और आपके बच्चे ही हैं जी। बीच में फिर यही बीजेपी आ जाएगी, अरे माफ कर दो जी, बच्चे ही हैं, बच्चों से गलती। अरे गलती वलती कुछ नहीं है, बहुत बच्चे। बच्चा बनना पड़ेगा ना। हाँ, माफी तो भाई पैरों में गिर, हाँ, एक राउंड तो थूक के चटवा देगा। ला। अच्छा एक बात बताइए, मानहानि के मुकदमे में पैसे इनके पास नहीं है। 4 करोड़ सैनी साहब ने दे रहे थे, वो भी सैनी साहब ने इनका काट दिया। सैनी साहब आपको भी वैसे मानना पड़ेगा यार, आपने जो इनका काटा है किसी ने नहीं काटा है। 4 करोड़ और सिल्वर के सारी आपको फैसिलिटीज दूंगा, मारा आपने दिमाग लगा के धीरे से। वो तो इलेक्शन हो गया, जब इलेक्शन बीत गया, और मुझे नहीं लगता आप कोई है उम्मीद है, मतलब सैनी साहब ने 4 रुपए भी नहीं दिए। नहीं, आगे उम्मीद है कुछ कोई उम्मीद नहीं यार। सैनी साहब आप पैरपुर पकड़ ले अगर, तो हो सकता है भाई कर दे तो नहीं, फिर नेताजी अकड़ जाएंगे। अच्छा पैसे दोगे, इनको पैसे भी नहीं मिले, नेताजी को पैसे मानहानि में दे नहीं पाएंगे, नेताजी माफ इनको करेंगे नहीं, पहलवान तो फंस गए। मैं आपको एक बात बताऊं, कहना नहीं चाहिए, अब आप पहलवानों का अक्खड़पन कह लीजिए, या कॉम्बैट स्पोर्ट्स का एक वो कह लीजिए, या शुरू से लड़ के आपस में मार जो पर्सनालिटी में एग्रेसिवनेस जो है। अगर कुश्ती संघ का अध्यक्ष कोई हल्का फुल्का आदमी होता तो ये पहलवान उसके कपड़े फाड़ देते जंतर मंतर, सांसद आवास में घुस के कपड़े फाड़ देते। तो पहलवानों को पहले दिन से पता था कि ना भाई हमसे बड़ा पहलवान, उठा के पटक हमसे बड़ी जोड़ है, उठा के पटक के घुटने के नीचे ले लेगा, और इतने देर तोड़ेगा, हारी नहीं बुलवाएगा, तोड़ता रहेगा। नहीं तो मैं भी पहलवान हूं, मैं भी पहलवानों को जानता हूं, मैं भी इनको जानता हूँ ये क्या क्या करते रहे और कैसे कैसे है। तो मैं तो शुरू से एक बात कहता हूँ, एक्चुअली इस बार पहलवान गलत आदमी के फंस गए। तो पहलवान जी लोग हमारे गए हैं फंस, इलेक्शन गया है बीत, 4.5 साल अब इनकी सपोर्ट में कोई नहीं आएगा। राहुल गांधी एक डूब चुका प्रोजेक्ट है, मतलब तो उनका तो मुझे लग रहा है कि उनका कैरियर का लास्ट इलेक्शन था, और वैसे भी कांग्रेस और कांग्रेसियों को हारने के आ रहे थे, उनको उसमें बुरा फील भी नहीं करना चाहिए। मुझे वो दिन याद है कि जिस दिन जनरल इलेक्शंस का रिजल्ट आया और जब बीजेपी 240 पर रहेगी, तो मुझे लग रहा था कि हे भगवान, ये धरती फट जाए और मुझे निगल ले इसमें कैसे। फिर मैंने शाम को देखा सुप्रिया श्रीनेत को, ये 99 सीट पैसे से करते, मैंने कहा फालतू में डिप्रेस में पड़े हैं। तो कांग्रेस को उसकी आदत है, पर क्या विनेश फोगाट और धरना जीवी गैंग के मेन मुखिया सरगना या को फाउंडर ऑफ धरना जीवी कंपनी साक्षी मलिक और बजरंग पुनिया भी इसको झेल जाएंगे? विनेश तो फिर भी एमएलए बन गई है,
5 साल अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी को रिप्रेजेंट करेगी, अपनी असेंबली में जाएगी, बैठेगी। साक्षी और बजरंग का क्या? मेन क्वेश्चन। विनेश का तो मैं डिस्कस कर लिया कि इनका सबसे बड़ा फुद्दू उनका ही कटा है, दोनों का। नहीं, मुझे साक्षी मलिक तो फिर भी सयानी समझदार, इसलिए कि जब साक्षी को ये पता चला ना कि मुझे, मेरे साथ तो इन्होंने कुछ नहीं करना, मुझे कुछ भी नहीं मिलेगा, तो साक्षी धीरे से पीछे हुई, अपना हस्बैंड लिया और अमेरिका चली गई, और वहां ट्रेनिंग कर रहे हैं दोनों। अभी सत्यव्रत आया हुआ था, शायद इंटर रेलवेज में 3rd आया है, सुपर हेवी में। 97 में वैसे पार्टिसिपेट करता है, लेकिन शायद सुपर हेवी में लड़ा, 3rd आया। साक्षी आई कि नहीं आई, सबसे ज्यादा तो बेवकूफ तो बने बजरंग पूनिया पहलवान जी। नहीं, वो उसको मिला ना जी वो पद, कौन सा इंटरनेशनल जाट, वो जब कनाडा में जाके इन्होंने धरना देना है, वो कौन सा किसान यूनियन के चेयरमैन बने हैं। शंभू बॉर्डर पे धरना ऑर्गेनाइज करना चाहिए इनको, टिकरी और बॉर्डर वो सीनियर कोचेस जिन्होंने नाली में अपना सिर दे दिया, जो एक गंदी नाली में कूद गए इनके चक्कर में, और अपनी सारी जिंदगी की कमाई हुई इज्जत मैं आपको मिट्टी में मिला बताता हूं। रोहतक में एक अखाड़ा है, आप भी जानते हैं, मैं नाम नहीं लूंगा। सीनियर नेशनल्स, जूनियर नेशनल्स और अंडर 23 की नेशनल्स मिला के, मतलब मेंस की टोटल 10-10 वेट कैटेगरी है, 10 फ्री स्टाइल, 10 की, मतलब 60 मेडल आते हैं, 60 गोल्ड, 60 सिल्वर और 120 ब्रॉन्ज। उस अखाड़े के अकेले मिला के 50% मेडल आते हैं। छत्रसाल के बाद नंबर 2 सेंटर है इंडिया का, नंबर 2 सेंटर। वैसे अगर नेशनल्स में मेडल देखे जाए तो नंबर 1 सेंटर 17 साल के बाद, क्योंकि 3-4 ओलंपिक्स के मेडलिस्ट हो गए, इसलिए 17 साल का परफॉर्मेंस बेटर हो जाती है। अगर नेशनल लेवल पे देखेंगे तो उसकी ज्यादा बेटर परफॉर्मेंस 17 साल से। नंबर गेम की बात है। फिर है क्या, हरियाणा से वो पार्टिसिपेट, दिल्ली से वो कर रहा है, चंडीगढ़ से वो कर रहा है, सर्विसेज से वो कर रहा है, रेलवे से वो कर रहा है, अलग अलग जगहों से पार्टिसिपेट करते हैं। उस अखाड़े के बच्चों का ये कहना है कि भाई साहब 2 साल हो गए, नेशनल कोई हुई नहीं, नौकरी की उम्र निकल रही, अगर जूनियर में मेडल ना आया, अंडर 23 में पता नहीं तगड़े रहेंगे ना रहेंगे। बोले भाई इनके धरने ने मारा था, भट्ठा बैठा दिया। बोला निदारी है मौज, इन दुर्गार है रुपये, ये लड़ रहे हैं 3-3 ओलंपिक, इनका जाके है। बोला मार दुर है के, जो बच्चे का ये जूनियर का आखिरी साल है, उसका जूनियर तो पिछले साल उन्होंने बिता दिया, अब अंडर 23 और सीनियर है, और कंपटीशन का लेवल आप जानते हैं, आज इंडिया रशिया के बाद मुझे लगता है भाई नंबर गेम के हिसाब से आज रशिया के बाद सबसे ज्यादा रेसलिंग इंडिया में होती तो रशिया से भी ज्यादा होगी, पर कंपटीशन भी इंडिया में टॉप लेवल हो चुका है। और नीचे के वजनों में तो हम वर्ल्ड में एकदम अच्छी परफॉर्मेंस देते ही हैं। अंडर 23 तक तो हम कई वजन में हमारे बच्चे वर्ल्ड चैंपियन हो जाते हैं, वुमेन्स में हो जाते हैं, मेंस में ग्रीको रोमन हो जाते हैं। इतने कंपटीशन के माहौल में जिस देश में 2 साल नेशनल्स ना हो, कैंप ऑर्गेनाइज ना हो, उस देश की स्पोर्ट्स का क्या हाल? नहीं, इन्होंने कुश्ती का तो जो सत्यानाश कर दिया। कुश्ती को ये 5 साल पीछे ले जा चुके हैं, और इसका खामियाजा तो हमें अभी भी हट नहीं रहे ना, अभी भी हट कहां रहे हैं, अभी भी कहां हट रहे हैं। नेशनल्स होगी, कैंप लगने नहीं देंगे। अभी लेटेस्ट इन्होंने एक ट्रायल जो है वो रुकवा दी कोर्ट से, वो तो टैलेंट हंट के नाम पे हो गई। WFI को आज कोई फंडिंग नहीं मिल रही है साई से। WFI अपने खुद के बलबूते से सारे टूर्स और कॉम्पिटिशंस में टीमें भेज रही। पर जैसे कि हमने पिछले वीडियो में भी कहा था, धरनाजीवी गैंग का बुरा वक्त शुरू होता है अब जबकि हरियाणा का चुनाव बीत गया है, असली गेम तो अब शुरू होगा इनका, अब इनका गेम बजाया जाएगा। जी, मेरी तो एक सलाह है मेरे पहलवान साथियों को, देर आओ दुरुस्त आओ, अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है। हाँ, माफी मांगो, सॉरी बोलो, मौका पड़ा है, क्योंकि बाद में माफी भी नहीं मिलेगी। हाँ। बाबा जी, इसी के साथ इस चर्चा का समाप्त करते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सभी को राम राम। जय श्री राम, जय जय श्री राम।